हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास हो जाते हैं, इसके पवन सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम क्वेश्चंस पर डिस्कस भी करते चलेंगे, तो जो भी पॉइंट्स हैं उनको नोट भी करते हुए चलिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और नोट्स भी बनाना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, यानी फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे आपका हो जाता है अनुच्छेद 19A या अनुच्छेद 20A या अनुच्छेद 21A या द ऑप्शन आपका हो जाता है अनुच्छेद 22A। तो इसमें आपका सबसे राइट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है अनुच्छेद 21A, यानी कि आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, प्राथमिक स्तर का मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसमें आपका हो जाता है अनुच्छेद 21 है, जो कि अभी आपने पढ़ा। ये 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या है, तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार इसमें दिया गया है कि ये कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करना है, तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उनको देनी है। लेकिन यहाँ पे बात क्या की गई है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध। अब यहाँ पे क्या है, मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब तो आपको पता ही है कि मातृभाषा यानी कि मदर टंग। और जब बच्चा क्या है अपने घर से स्कूल जाता है तो वो सबसे पहले क्या चीज़ सीखता है, यानी अपने घर से वो क्या चीज़ सीख के जाता है, अपनी मातृभाषा सीख के जाता है, जो उसके घर में भाषा बोली जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल में वो बच्चा गया है और उसकी भाषा को बोलने से, यानी वो बच्चा बोल रहा है तो उसको क्या किया जाए, नहीं तुम अपने घर की भाषा नहीं बोल सकते हो और स्कूल की ही भाषा बोलो, ऐसा नहीं है। जबकि क्या है कि उसकी मातृभाषा में ही उसे शिक्षा दी जाए, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जाए, बल्कि उसको क्या सम्मान दिया जाए, इज्जत दी जाए, उसकी जो मातृभाषा है, मदर टंग है। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो अनुच्छेद देखते हैं 21A, और जो कि अभी बता चुके हैं अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 350A और अनुच्छेद 45। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है आपकी सीरीज़ के अकॉर्डिंग 350 है, लेकिन ये आपका गलत हो जाता है, अनुच्छेद 350A हो जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। और अनुच्छेद 350 जो है ये किसके लिए है, तो ये है शिकायतों के निवारण के लिए। अभ्यावेदन में क्या करना है, प्रयोग की यानी जो है शिकायतें करने के लिए ये हो जाता है। और अनुच्छेद 45 तो आपको पता ही है कि इसमें क्या है, अनुच्छेद 45 में तो बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल, इसमें भी आपका ये हो जाता है। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 350A हो जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया, यानी किया गया, तो इसमें है यूनेस्को द्वारा या संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा या भारत सरकार द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है, संघ सूची का है, राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का है या स्वतंत्र विषय है। तो भारतीय संविधान में जो शिक्षा है वो विषय किसका हो जाता है, तो समवर्ती सूची का हो जाता है, यानी कि जो आपका सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें भाई, बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इतना तो हक बनता ही है कि आप लोग एक लाइक करें, है ना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वुड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया, तो ये किस वर्ष भेजा गया, 1852 में या 1851 में या 1853 में या 1854 में। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो 1854, यानी कि आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। वुड घोषणा पत्र 1854 ईस्वी में भेजा गया।
1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो इसमें देख लेते हैं, वुड ने की, मैकाले ने की, कोठारी या हंटर। तो आंसर हो जाता है आपका कौन सा? तो इसमें आपका हंटर, जो आप पूरा नाम सर विलियम हंटर, ये इस तरह से आप कह सकते हैं। द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्थाएं कौन है? तो CTE, NCTE, MHRD और NCERT। ये देखिए, आपकी जो ये फुल फॉर्म्स पूछ ली जाती हैं कि MHRD की फुल फॉर्म बताएं, या NCERT की या SCERT की फुल फॉर्म बताएं, NCTE की फुल फॉर्म बताएं। इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर बात की जाए NCTE की बात की जाए, ठीक है, तो NCTE का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्या हो जाता है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आप हिंदी में इस तरह से कह सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, यहाँ पे MHRD, तो MHRD का फुल फॉर्म हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या हो जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप हिंदी में कह सकते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और NCERT की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए, तो NCERT की फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो आप लोग जो ये फुल फॉर्म है बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जितना हम कहें उतना कम है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें जो आपका हो जाता है इसका आंसर, तो आंसर हम लोग देख लेते हैं, आंसर कौन सा हो जाता है? तो बा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था NCTE ये हो जाता है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ? 1974 में, 1972 में, या 1985 में, या 1980 में? बेसिक शिक्षा अधिनियम ये 1972 इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है नेक्स्ट, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया? सर्व शिक्षा अभियान का, या पोषाहार वितरण यानी पोषाहार वितरण योजना, या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, या DPEP? तो हम सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो आपके ऑप्शन बनकर आए हैं, 4 ऑप्शन है ना, और ये जो इस तरह से अगर पॉइंट की तरह से समझा जाए तो ये 4 पॉइंट आपको मिल जाते हैं, जहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान यानी सब पढ़ें, तो ये नवी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था, और 2001 इसका अगर टाइम पीरियड की बात की जाए, यानी कब इसकी स्थापना हुई, यानी शुरुआत कब हुई, तो 2001 में। पोषाहार वितरण यानी पोषाहार वितरण योजना की अगर हम बात करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है 15 अगस्त 1995 में। क्योंकि पहले क्या हुआ था, पहले कच्चा राशन मिलता था, यानी पका के भोजन नहीं बच्चों को दिया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये देखा गया, पहले मतलब दिया गया, अगर हम इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं, तो 15 अगस्त 1995 से स्टार्ट हुआ था। कच्चा भोजन दिया जाता था, यानी राशन के रूप में दिया जाता था बच्चों को, लेकिन ये देखा गया कि उनके गार्जियंस क्या करते थे, इसको बेच देते थे। बहुत से लोगों की ये स्थिति देखी गई और बच्चों को उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था। फिर ये चीज़ हुई कि नहीं, बच्चों को पका के भोजन दिया जाए। उसके बाद स्टार्टिंग हुई, तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो स्टार्टिंग है वो 5 मई 1988, निरक्षरता को ख़त्म करना, यानी निरक्षरता को क्या करना था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का मेन मोटिव ये था कि जो निरक्षर लोग हैं उनके यानी उनमें क्या करना है, उनको पढ़ाना है, निरक्षर लोगों को शिक्षित करना है। तो इसलिए ये हुई DPEP। तो
डीपीईपी की जो फुल फॉर्म हो जाती है ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसकी स्टार्टिंग 1994 से हुई और इसका मकसद क्या था इस पर भी बात कर लेते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना डीपीईपी का मेन मकसद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर तो हमने देखिए इस पे यहाँ पे टिक भी कर दिया है कि किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया। तो पोषाहार वितरण योजना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। कहीं पे कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप लोग लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य। मध्याह्न भोजन योजना भाई बच्चों को जो स्कूल में भोजन मिलता है उसका उद्देश्य क्या है या उसके उद्देश्य क्या है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो बच्चों के नामांकन में वृद्धि, ये भी देखा गया कि जब से बच्चों को भोजन मिल रहा है तब से क्या है, नामांकन में वृद्धि हुई है। और इसी मकसद से ये कार्यक्रम भी स्टार्ट किया गया कि बच्चों का जो एडमिशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो, है ना। तो यहाँ पे ये तो आपका सही हो जाता है। उसके बाद है बच्चों की विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना। पहले क्या होता था, बच्चे विद्यालय में पूरे टाइम तक नहीं रुकते थे, बच्चे गए और चले आते थे या बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे। प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कुछ बच्चों को क्या करना होता था, काम करना होता था क्योंकि भाई जिसके यहाँ नहीं है, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, तो वो बच्चे भी नहीं, या कुछ बच्चे इसके लिए नहीं जाते थे कि वहाँ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमको भोजन कहाँ से मिलेगा, तो वो अपना जुटाने में लगे रहते थे। तो विद्यालय जाने का कोई हिसाब ही नहीं था। लेकिन जब भोजन मिलना स्टार्ट हुआ तो एक प्रॉब्लम तो वो वाली सॉल्व हो गई कि हम खाएंगे क्या, है ना। तो और दोपहर का भोजन तो बच्चों को वहाँ मिल रहा था, तो बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये सही है कि बच्चों की विद्यालय से पूरे समय तक रोके रखना, बच्चे यानी पूरे समय तक विद्यालय में रुक रहे हैं। स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही बात है कि प्रेरित करने के लिए भी ये योजना चलाई गई। तो इस तरह से क्या हो जाता है, उपर्युक्त सभी ये आपके राइट हो जाते हैं। और आपने देखा भी होगा ये सारी कंडीशन क्या है, फॉलो हो रही हैं कि एडमिशन भी खूब हो रहे हैं और बच्चे रुकते भी हैं और बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं स्कूल जाने में, है ना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, उपर्युक्त सभी। तो इसमें ये सभी आपका, ये भी आपका राइट आंसर, यानी ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सभी हो, ये हम हर बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम इस पर थोड़ी सी चर्चा ज़रूर कर लेते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके उपयुक्त सभी पे टिक करें, बिल्कुल नहीं। पहले आप उसको समझें और इस तरह के क्वेश्चंस को ज़्यादा समझना रहता है। जब आप समझ लें कि हाँ ये हो सकता है सही, तभी आप इस पर टिक करें। वो अलग बात है कि यहाँ पे दो क्वेश्चन आए इस तरह के और दोनों में ये ऑप्शन सही था उपयुक्त सभी वाला, लेकिन सभी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों से गलतियाँ यहीं पर होती हैं, जहाँ पे उपयुक्त सभी का ऑप्शन होता है वहाँ पे गलती हो जाती है। और जहाँ पे ये होता है कि आ और बा दोनों सही है, या आ सही है या बा सही है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं आ और बा दोनों सही हैं, बस वहाँ पे नज़र चली जाती है। मगर ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं होता है कि आ और बा दोनों सही हैं। आप उसको पहले अच्छे से समझो। अगर जो उस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसकी अपेक्षा इस तरह के क्वेश्चन में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना रहता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है, शहरी है, ग्रामीण है, नगरीय है, ग्रामीण है या मेट्रो है। तो आप सभी को पता है कि जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय का क्षेत्र है वो कैसा है, तो वो ग्रामीण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बीईपी का यानी बीपी क्या है, यानी इससे मतलब ये है कि फुल फॉर्म से मतलब है ना। तो बेसिक शिक्षा परियोजना है, या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है, या विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बीपी, तो बी फॉर यानी बेसिक, ई फॉर एजुकेशन और पी फॉर प्रोजेक्ट। तो यानी बेसिक शिक्षा परियोजना ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगर इसके हम स्टार्टिंग की बात करें किस सन में, तो 1993 में शुरू हुई ये परियोजना और 2000 में क्या हुआ, ये पूरी हुई। क्योंकि भाई देखिए शुरू होने का टाइम अलग होता है, पूरा होने का टाइम अलग होता है। भाई आप कोई वर्क आपने स्टार्ट किया
ठीक है। तो वो उस जिस दिन से आपने स्टार्ट किया वो काउंट होगा, लेकिन जिस दिन वो बन के तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट का टाइम पीरियड अलग होता है, टाइम अलग होता है कि भाई हाँ इस दिन से हमने शुरू किया था और कोई और दिन है जिसमें हमारा कंप्लीट हुआ। तो कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हुआ कीजिए। पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए कि पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कर क्या रहा है। क्वेश्चन ये तो नहीं कर रहा है कि स्टार्टिंग या कंप्लीट। तो अगर स्टार्टिंग पूछे तो स्टार्टिंग वाला जो सन है, जो टाइम है, वो आप टिक करें। और अगर आपसे पूछा गया कि वो बनकर कब तैयार हुआ तो अलग चीज़ है ना। तो दो क्वेश्चन अलग अलग ही इस तरह से हो जाते हैं, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न बड़ी रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया लॉर्ड आर्कलेट द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा। तो इसमें आपका लॉर्ड कर्जन द्वारा ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट, क्लाइव बैटिक, कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे आपका चार्ल्स ग्रांट हो जाता है। और कहीं कहीं पे आप देखिए, सर्च करेंगे, आप गूगल करेंगे तो आपको लॉर्ड थॉमस मैकाले मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग अपने स्तर से भी, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो आप लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? मैकाले ने की थी, विलियम वेटिंग ने की थी, वारेन हेस्टिंग्स ने की थी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है वारेन हेस्टिंग्स। तो आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। और कब की थी अगर बात की जाए तो 1781 में की थी। और किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। भारतीय शिक्षा का आयोग गठन किया गया था तो 1880 में, 1882 में, 1890 में, 1892 में। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है 1882, जो कि बा ऑप्शन पे है, और आपका बा ऑप्शन ही राइट हो जाता है। शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था 1901 में, 1900 में, 1904 में और 1910 में। तो 1901 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। और किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और जो ये पॉइंट्स हम बताते चल रहे हैं ये ज़रूर से ज़रूर अपनी डायरी पे नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए, जो हम ये क्वेश्चन सीरीज़ में पढ़ रहे हैं भाई, क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं सिलेबस से बाहर के आएंगे, लेकिन जो चीज़ें हम बताते चल रहे हैं वो भी तो आपके सिलेबस ही का तो पार्ट है ना। तो जब आप नोट करते हुए चलेंगे, फिर आप रिवीजन करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। और ये हम हमेशा कहते हैं भाई, नोट्स बनाते हुए चलें आप लोग, अपना जो रजिस्टर है उसको मेंटेन करते हुए चलें। स्कूल चलो अभियान अंग है किसका है? साक्षरता का है, सर्व शिक्षा यानी सर्व शिक्षा अभियान का है, निरक्षरता का है, मुक्त विद्यालय शिक्षा का है। तो आपने इस पर तो अब तक तो टिक कर ही दिया होगा कि स्कूल चलो अभियान भाई सर्व शिक्षा अभियान है, ये है ना। क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान ये हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है तो किससे है? प्राथमिक शिक्षा से है, प्राथमिक बालिका शिक्षा से है, माध्यमिक शिक्षा से है, या माध्यमिक बालिका शिक्षा से है। अब आप देखिए 4 ऑप्शन है, लेकिन कंफ्यूज करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा कि प्राथमिक शिक्षा से है या प्राथमिक बालिका शिक्षा से है ना, और माध्यमिक शिक्षा से है या माध्यमिक बालिका शिक्षा से है। तो आपको तो ये पता है कस्तूरबा गांधी विद्यालय किससे योजना का संबंध किससे है? बालिका से है, ठीक है। और माध्यमिक से है, तो आपका ना तो आ सही है, ना बा सही है, और ना सा ऑप्शन सही है। आपका दा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी माध्यमिक और प्लस बालिका। तो इस तरह से आपका दा ऑप्शन राइट हो जाता है। बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था यूनेस्को ने, भारत सरकार ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उपर्युक्त सभी ने। तो इसमें आपका हो जाता है जो आपका 21 नंबर का हो जाता है। तो इसमें आपका जो राइट हो जाता है, देखिए यूनेस्को भी हो जाता है, भारत सरकार द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि उपर्युक्त सभी। इसमें भी आपका जो दा ऑप्शन है वही राइट है। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी रिपीटेड है यानी इम्पोर्टेंट है।
तो छात्रों के नामांकन में वृद्धि, बिल्कुल सही है। छात्रों को विद्यालय में रोके रखना, बिल्कुल सही है। छात्रों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही है, और ये रिजल्ट देखा भी गया है। तो इस तरह से आपका ये सभी यानी द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? तो 1985, 1989 और यहाँ पे 190 लिखा है, वो मिसप्रिंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1990 और 1887। तो आंसर आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे देखिए आ ऑप्शन आपका जो है वो आपका नहीं सही है, और आपका जो द ऑप्शन है 1887 ये आपका राइट है। इसमें मिसप्रिंट की वजह से ये थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं, वो तो आपको पता ही है कि जो सीरीज़ होती है तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है, मामला थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग इसको सही कर लीजिए। और अगर सीरीज़ है तो उसमें भी आप लोग इसको काट के इसको सही कर लीजिए। बाकी आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहता है। किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? राधा कृष्णन आयोग को, मुदालियर आयोग को, कोठारी आयोग को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोठारी आयोग, और कोठारी आयोग की अगर हम बात करें सन की तो 1964 से 66, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं कोठारी आयोग को? तो यानी कोठारी आयोग तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में बना? तो 2000 में, 2005 में, 2009 में, 2014 में। तो 2009 इसका राइट आंसर हो जाता है। कौन सा? तो द ऑप्शन आपका राइट है। कितने अंतराल के उपरांत पाठचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? 3 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष या 5 वर्ष? तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो 5 वर्ष ये राइट हो जाता है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु तक बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? तो ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन ही है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 21 का क्या है? तो अनुच्छेद 21 का में ये बात कही गई है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, तो 21 का में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क, और यानी बालकों से मतलब यहाँ पे ये नहीं कि लड़कों से, यानी लड़का लड़की कोई भी हो, सभी के लिए 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य है। और कैसी है? अनिवार्य यानी ज़रूरी, और निःशुल्क यानी कोई भी शुल्क नहीं, है ना। तो यह है अनुच्छेद 21 का में। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया था? उच्च वर्ग की शिक्षा है तो अंग्रेज़ों की शिक्षा है तो जन शिक्षा है तो छात्रों के शिक्षा है तो जन शिक्षा है तो। और इसमें मेन उद्देश्य क्या था कि छनाई करके, और थे वो भारतीय, लेकिन वो जन्म से तो भारतीय थे जो लोग, वो छनाई के सिद्धांत में यही इनका नियम था कि भाई, लेकिन वो क्या है, उठना बैठना चलना फिरना उनका कैसे हो, बिल्कुल जो अंग्रेज़ों जैसा, है ना। यही सब चीज़ें तो हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? तो विश्व बैंक, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, उपयुक्त कोई नहीं। तो विश्व बैंक इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हास्य की समस्या से आशय है कक्षा में अनियमितता, उपस्थिति, छात्रों के अनुत्तीर्ण होना, बच्चों का पढ़ने में मन न लगना, छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। तो हास्य का मतलब ये होता है कि छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना, यही हास्य की समस्या है। तो इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 45 जो अभी आप पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 21 इसके भी बारे में आप लोग जानते हैं। ये अनुच्छेद 29 फर्स्ट में है। क्या है? अनुच्छेद ये जो 29 फर्स्ट हो जाता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, जो आपके 100 ऑप्शन में है, ठीक है। और अनुच्छेद 17 तो आपको पता ही है, अस्पृश्यता का, है ना। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो इसमें आपका हो जाता है जो राइट आंसर है 82वां या 85वां या 86वां और या आपका 87वां। तो कौन सा आपका हो जाता है राइट आंसर? तो 86वां, यानी कि सा ऑप्शन आपका
क्या है, यही आपका राइट है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? बेसिक शिक्षा योजना के नाम से, सार्जेंट योजना के नाम से, हंटर कमीशन के नाम से, हटाक समिति के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? तो सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है, जो कि बा ऑप्शन है आपका, यही राइट है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका प्रयागराज हो जाता है। ठीक है, अब भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, साथ में नोट्स बनाते रहें, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और जो ये विषय है भाई बहुत ही ज़रूरी, आपको वैसे तो आपके डीएलएड के लिए तो हाई है, आपका सीटेट सुपर टेट बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। आप लोग इसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डीप में जाके आप चीज़ों को पढ़ें। ऐसा नहीं है कि अरे चलो कोई बात नहीं, 15 ही तो क्वेश्चन आएंगे देख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये आज की तैयारी आपकी है तो आगे आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प कराएगी। आपकी इस जो आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं यहाँ पे तो आपकी हेल्प ये कराएगी ही कराएगी, लेकिन आगे के जो एग्ज़ाम है भाई, इसीलिए तो आप डीएलएड कर रहे हैं कि हमको भाई टीचर बनना है, तो हमको सीटेट भी निकालना है और भी एग्ज़ाम देने हैं, तो सब में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो ये आपका मार्च 2010, अप्रैल 2010, जुलाई 2010, मई 2010। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन कितना क्या करते हैं, हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं, सभी को कंफ्यूज करते हैं। अब आपको 2010 तो याद है, ठीक है, लेकिन मार्च, जुलाई, अप्रैल, मई ये नहीं याद है। अब आपने 10 को देखकर तो किसी पे भी टिक कर दिया कि 10 है, लेकिन अब मंथ नहीं पता है, तो मंथ भी ज़रूरी आप लोग देखा कीजिए, अच्छे से समझा क्या कीजिए। और यहाँ पे आपका अप्रैल 2010 है, अलग अलग होते हैं तो इतना कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन जब एक जैसा टाइम दे देते हैं और उसमें क्या होता है, मंथ का होता है, और मंथ को क्या करते हैं कोई सीरियसली नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि कहता है हाँ ऐसी चीज़ 1986 में हुई, ये चीज़ 82 में हुई, ये चीज़ 92 में हुई, लेकिन 92 में कब, 82 में कब, 86 में कब, है ना? तो वो चीज़ भी आप दिन भी ज़रूर याद रखें, मंथ भी ज़रूर याद रखें, सन भी आप लोग ज़रूर याद रखें, तभी चीज़ें अच्छे से तैयार हो पाएंगी। निम्न आयोगों का सही क्रम बताएं। तो आयोगों का सही क्रम आप कैसे बना पाएंगे? ऐसे तो देखिए तुक्का मार के तो कोई भी चीज़ कभी सही कभी गलत ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुक्का मारना वैसी कोई भी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पढ़ने की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम अगर इसको हम क्रम में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? अगर हमको ये पता होगा कि हंटर आयोग की स्थापना कब हुई, कब आया, है ना? तो हंटर आयोग हो गया 1882, ठीक है भाई, हो गया। उसके बाद राधा कृष्णन आयोग कब आया? तो 1948, ठीक है भाई, ये भी हो गया। वुड डिस्पेच कब आया? तो 1854 में आया, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद कोठारी आयोग तो 1964 से आप 66 इसको बोलेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले कौन, यहाँ पे देखिए 19 है और यहाँ पे 19 है, इसको पहले हम छोड़ देंगे। यहाँ पे 18 और यहाँ पे 18, इसमें दो में से कोई एक पहले फर्स्ट नंबर पे है, तो भाई 1882 तो बाद में आएगा, 1854 पहले आएगा। तो वुड डिस्पेच जो है वो आपका 1854 हो जाता है, यानी ये आपका फर्स्ट नंबर पे हो गया, ठीक है। उसके बाद 1800 ही की हम बात करेंगे, तो सेकेंड नंबर पर क्या हो जाएगा? तो सेकेंड नंबर पर आपका हो जाएगा जो आपका है हंटर आयोग, है ना, 1882 हो गया हंटर आयोग। उसके बाद 1964 पहले आएगा या 1948? तो भाई 1948 पहले आएगा, तो इसलिए ये आपका थर्ड ऑप्शन पे हो जाएगा। उसके बाद एक ही बचा आपके पास, तो आपका ये हो जाता है, ये 4 नंबर पे आ गया। तो यानी CABD किस में है? CABD, देखिए ये आपका C ऑप्शन में है। ऐसे एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, अगर आपको इसमें एक चीज़ पता थी, यानी वुड डिस्पेच के बारे में पता था 1854, तो जो C है वो पहले है, पहले नंबर पे है,
और आप यहाँ पे देख लें, फर्स्ट में यहाँ पे ए, इनमें से कोई नहीं, और सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, सिर्फ आपने एक ऑप्शन पकड़ा और उससे आपने पूरा सॉल्व कर दिया। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। और जब इस तरह से आप करेंगे तो आपके टाइम की भी बचत होगी, बस थोड़ा सावधानी से करना रहता है। बाकी क्या है, टाइम की भी हमें बचत करनी रहती है और प्लस हमारा जो क्वेश्चन है वो सही भी हो, है ना। तो सभी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना पका हुआ भोजन कब लागू हुआ? पहले हमने क्या पढ़ा, कच्चा भोजन यानी जो अनाज के रूप में मिल रहा था, तो 15 अगस्त 1995 में यही तो हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं भोजन देना है बच्चों को, क्या करना है, हमको पका कर भोजन देना है। तो ये कब हुआ, तो 1 सितंबर और 2004 में बच्चों को पका हुआ भोजन मिला। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ पे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोगों को कि मिड डे मील योजना, अब पका हुआ भोजन आपने नहीं देखा और मिड डे मील योजना आपने देख लिया और 15 अगस्त 1995 आपने टिक कर दिया, या आपने 1 सितंबर 2004 पूछ कुछ और रहा है, स्टार्टिंग पूछ रहा है और आपने 1 सितंबर 2004 लगा दिया, यानी कन्फ्यूज़न है। तो क्वेश्चन को समझकर आपको क्या करना है, टिक करना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? यानी देखिए, पहले इन्होंने क्या पूछा कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो होते हैं वो किनके लिए हैं, है ना। अब पूछ रहे हैं कब लागू किया गया, तो 2004 में लागू किया गया। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें और नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि ये नोट्स जो आपके हो जाते हैं सच्चे साथी होते हैं। और अभी जब आप पढ़ने का टाइम है, ये आप पढ़ रहे हैं, और जब रिवीजन का टाइम होगा तब नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।